नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री यूजीसी नेट इतिहास की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 120 है। दोस्तों 5 बज गए हैं, आ जाइए जल्दी जल्दी। दोस्तों 30 में से 20 सही करके दिखाने हैं आपको, ठीक है। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर नेट हिस्ट्री, टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी आप करना चाहते हैं और नेट हिस्ट्री, टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो 87554753 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर 4 टेस्ट डेली होते हैं। केवल उस ग्रुप का 100 रुपये चार्ज है, ठीक है। एग्ज़ाम तक यानी कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो जुलाई तक 100 रुपये चार्ज है। 4 टेस्ट डेली होते हैं, पेपर फर्स्ट का अलग है। दोस्तों हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेआरएफ पार। हमारा बायोडाटा पीएचडी इतिहास, एक बार जेआरएफ, 4 बार नेट पास। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो जॉइन का बटन है उसको दबा दें। मेंबरशिप ले सकते हैं आप 59 रुपये की, उसके बदले में आपको PDF दी जाएगी। और उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करना जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम दोस्तों एक सवाल में 5 सेकंड का समय आपको देते हैं। और दोस्तों नियम ये है हमारे टेस्ट का कि आपको हर एक सवाल पर आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। या पहले का ये है, दूसरे का ये है, ऐसे करके हर एक जो है दोस्तों, ऐसा अगर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो जो कॉन्फिडेंस है वो नेट के एग्ज़ाम में काम आएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से बता रहा हूँ आपको, बगैर कॉन्फिडेंस के नेट में काम नहीं चलता है। आप अगर दोस्तों बिल्कुल नियम स्पष्ट है हमारा, आपको कमेंट बॉक्स में हर एक सवाल का आंसर देना होगा। तो ये शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रूसो ने नारा दिया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड आपको दिए जाएंगे। राज्य की संपूर्ण सत्ता, दूसरा ऑप्शन योग्यतम की विजय, तीसरा प्रकृति की ओर लौटो, चौथा अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो रूसो जो था तो उसका क्या नारा था? जल्दी जल्दी जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए। 5 सेकंड का आपको समय है। तो फ्रेंड्स रूसो ने नारा दिया था ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति की ओर लौटो। बहुत ही शानदार सवाल है, एक बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं। समाज में अपराध है इसलिए राज्य है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेंथम, JS मिल, हर्बर्ट स्पेंसर या MK गांधी जी ने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा है। दोस्तों ये कथन किसने कहा है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों आप ये समझना कि आप टेस्ट नेट एग्ज़ाम का टेस्ट दे रहे हो, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन रखने की कोशिश की है, ठीक है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि नागरिक को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? रूसो, होब्स, लॉक या मार्क्स, किसने कहा था ये? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ये जो ये कहे थे रूसो ने, जेन जॉक्स रूसो पूरा नाम है उनका। चौथा सवाल है, सन 1919 में दिल्ली में संपन्न हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में निम्न नेताओं में कौन अध्यक्ष चुना गया था? पहला ऑप्शन शौकत अली, दूसरा ऑप्शन MA जिन्ना, तीसरा ऑप्शन सर सैयद अहमद खान या चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था 1919 में, उसकी
एक जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था महात्मा गांधी जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसकी व्याख्या भी लेके आए हैं हम। गांधी जी ने प्रारंभ से ही अपने को खिलाफत आंदोलन के साथ रखा था। 24 नवंबर 1919 को उनके सभापतित्व में ही अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन शुरू हुआ था। 5वां सवाल देखते हैं आपके सामने। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोर युद्ध सन 1899 से, दूसरा रूसी क्रांति 1917 से, तीसरा रूसी जापान युद्ध 1904 से 5 से, या ऑप्शन नंबर 4 प्रथम विश्व युद्ध 1914 के प्रारंभ होने से। फ्रेंड्स, 20वीं यानी कि 1900 से बाद का काल के प्रारंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रभावित हुआ था। तो फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हो गया यानी कि 1900 से कुछ, यानी कि ठीक है, तो 1900 से जो कुछ आगे बढ़ता है तो वो बैठता है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में जो प्रभावित हुआ, जिससे वो था रूसी जापान युद्ध 1904-5 से। ठीक है, जिसने जापान ने रूस को हरा दिया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विदेशों में घटित कुछ घटनाओं से भारतीयों में दीनता और निराशा की भावनाओं के स्थान पर राष्ट्रीय उत्साह और साहस की भावना का संचार हुआ। प्रथम घटना 1893 में अफ्रीका के एक छोटे से राष्ट्र अबिसीनिया द्वारा इटली को पराजित किया जाना था। गैरट के शब्दों में, इटली के हार ने 1897 में तिलक के आंदोलन को बड़ा बल प्रदान किया। इसी प्रकार 1905 में जापान द्वारा रूस को पराजित किए जाने की घटना से भारतीयों में यह भावना उत्पन्न हुई। अनन्य देशभक्ति, बलिदान तथा राष्ट्रीयता की भावना को अपने जीवन में उतारकर भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। छठा सवाल है आपके सामने, काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। पहला ऑप्शन होम रूल लीग, यानी कि कौन सा पहला है आया और कौन सा बाद में हुआ। होम रूल लीग, लखनऊ पैक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं होम रूल लीग। ये हुआ था अप्रैल 1916 में। ठीक है, अप्रैल 1916 में। उसके बाद देखते हैं लखनऊ पैक्ट। ये हुआ था दिसंबर, लखनऊ में होता है दिसंबर 1916 में। ठीक है, उसके बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, आप सभी को पता होगा 1919 में आया था ये। और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 1914, जो 1918 तक चला था। तो दोस्तों, इसमें जो चौथा है वो पहली बार आ जाएगा, उसके बाद में पहला आएगा, उसके बाद में दूसरा आएगा, उसके बाद में तीसरा आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, छठे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। सातवां सवाल, कैबिनेट मिशन का प्रमुख कौन था। क्लाइमेट एटली, सर पी लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या ए बी अलेक्जेंडर। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था, उसके जो अध्यक्ष थे या प्रमुख थे वो थे सर पी लॉरेंस। ठीक है, अब देखते हैं 8वां सवाल। कथन और कारण है। कथन कहता है, कुषाणों के बाद तुर्क भारी पैमाने पर असली मेहराब बनाने की तकनीक लाए। कारण, दोस्तों जब कथन पढ़ें आप तो कारण पढ़ने से पहले क्यों के बीच में लगा लें। ठीक है, तभी बनेगा ये। तो क्योंकि अब पढ़ें कारण।
तुर्की ने भारत में चूने का गारा तैयार करने की तकनीक का आरंभ किया था। अब इसमें ये देखना है दोस्तों कि आपको, जैसे पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर है, या ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, ए सही है आर गलत है, या ए गलत है या आर सही है। इनमें से आपको छांटना है। ठीक है, आपको इनमें से छांटना है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला कथन देखते हैं। ये भी ठीक है क्योंकि कुषाणों के बाद तुर्क भारी पैमाने पर असली मेहराब बनाने की जो तकनीक लाए थे, बिल्कुल ठीक है। कारण भी ठीक है क्योंकि तुर्की ने भारत में चूने का गारा तैयार करने की तकनीक का आरंभ किया था, उससे पहले नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, एक बार यानी कि कई बार एग्जाम में आ चुका है नेट के में। सवाल है, मलक्का केम्बे के बिना नहीं रह सकता और न केम्बे मलक्का के बिना। अगर उन्हें बहुत धनी और बहुत समृद्ध बनाना हो, ठीक है, तो एशियाई व्यापार के विषय में यह टिप्पणी किसने की थी? पहला ऑप्शन टॉम प्रेस, दूसरा ऑप्शन लिस शॉर्टेन, तीसरा बार्थेमा या चौथा बारबोसा। तो फ्रेंड्स ये कहा था बारबोसा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 10वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू स्थापत्य का एक निदर्शन है जिस पर इस्लामी प्रभाव परिलक्षित होता है? दोस्तों वैसे तो ये चारों ही हिंदू मंदिर हैं। ठीक है, जैसे पहला है कमल महल विजयनगर, दूसरा सहस्त्र स्तंभ मंडप मदुरै, तीसरा राजा का सभा भवन विजयनगर, चौथा स्तंभयुक्त दीर्घा रामेश्वरम। इस चारों में से जिस पर इस्लामी प्रभाव परिलक्षित होता है, यानी कि इस्लामी के जो ढांचा तैयार किया गया है इस्लाम के अनुसार, तो उसमें कौन कौन सा है? इसमें जो चारों में है कौन सा है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कमल महल विजयनगर। ठीक है, इसकी हम व्याख्या भी लेके आए हैं, यानी कि किस लिए है। तो लगभग 1575 ईस्वी में निर्मित विजयनगर के बाग राजप्रसाद कमल महल में दक्षिण भारतीयों मंदिरों के ढंग पर श्रेणियों में निमित सुंडाकार स्तंभ जैसी छतों के साथ साथ लोधी शैली के शाखों तथा फूल पत्तियों वाले मेहराबों का भी प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार चंद्रागिरी के किले के अंदर के विशाल राजमहल तथा मथुरा स्थित निरुमलाई नायक के राजमहल पर भी इस्लामी प्रभाव दिखाई पड़ता है। 11वां सवाल बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। सूची फर्स्ट में संत हैं और सेकंड में आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, जैसे पहले हैं शेख चिराग नसीरुद्दीन दहली, उनके सामने हैं सुहरावर्दी। दूसरे शेख बहाउद्दीन जकारिया, उनके सामने है चिश्ती। शेख सरफुद्दीन याना मनेरी, ये फिरदौसी। चौथे शेख नूरुद्दीन ऋषि, ये कश्मीर में थे। शेख बाकी बिल्ला नक्शबंदी। दोस्तों इनमें से कौन कौन से सही सम्मिलित हैं आपको बताना है। आपके सामने जो ऑप्शन है जो आपको सही लगाने हैं टिक, आपके ये रहे 1 2 3 2 3 4 2 3 5 या 3 4 5। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शेख चिराग नूरुद्दीन दहली, ये गलत है। ठीक है, दूसरा देखते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया, बिल्कुल दोस्तों गलत है ये भी, क्योंकि बहुत फेमस हैं जकारिया, सोहरावर्दी के हैं। ठीक है, तीसरा शेख सरफुद्दीन याना मनेरी, बिल्कुल ठीक है, ये फिरदौसी के हैं। तीसरे चौथे कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, शेख नूरुद्दीन ऋषि सिलसिले के हैं ये, और ये
कश्मीर के हैं। शेख बाकी बिल्ला नक्शबंदी, ये भी ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो इसका जो 4 है वो ठीक हो जाएगा। 3, 4 और 5 ठीक हैं और दोनों ऊपर के जो दोनों वो गलत हैं। 12वां सवाल देखते हैं। अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया है? पहला ऑप्शन आसमान विधियाँ, दूसरा ऑप्शन दूरदर्शन यंत्र की क्रियाशैली, तीसरा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, चौथा धातु ढुलाई की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स, अबुल फजल ने धातु ढुलाई की प्रवृत्ति का अपनी रचनाओं में उसका उल्लेख किया है, धातु ढुलाई की प्रवृत्ति का। ठीक है, अब देखते हैं 13वां सवाल। शेरशाह सूरी कहाँ उपज का केवल चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था? सासाराम, आगरा, मुल्तान या लाहौर? ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, विशेष महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जो सही आंसर है वो है मुल्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 14वां सवाल। दिल्ली सल्तनत के फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो फ्रेंड्स, फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक जो था वो था शाहजहां। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, नोट डाउन करना दोस्तों। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के फिरोज तुगलक के शाहजहां ने, यानी कि दिल्ली सल्तनत के फिरोज तुगलक के बाद शाहजहां ने नहरों को बनवाने पर ध्यान दिया। शाहजहां ने 150 मील फैज़ नामक नहर बनवाई थी। इसके द्वारा यमुना का जल विस्तृत क्षेत्र में पहुंचाया जाता था। इसी प्रकार लाहौर के निकट रावी नदी से 100 मील लंबी नहर शाहजहां के समय निकाली गई थी। 15वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकार दोस्तों 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकार के मामले में सम्राट, दोस्तों ये जो जहांगीर है यहाँ पर आएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, तो औरंगजेब पढ़ना यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकार के मामले में सम्राट औरंगजेब ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को टीका किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आमेर, सेकंड मारवाड़, तीसरा बीकानेर, चौथा जैसलमेर। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है मारवाड़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा दशवंत सिंह की मृत्यु 10 दिसंबर 1678 ईस्वी के समय उसकी कोई संतान जीवित नहीं थी। इस कारण मारवाड़ की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या उठ खड़ी हुई। मुगलों के लिए व्यापार तथा सैनिक दृष्टि से मारवाड़ का विशेष महत्व था। औरंगजेब ने 26 मई 1679 ईस्वी को नागौर के शासक इंदर सिंह को मारवाड़ की राजगद्दी प्रदान की, जिसने बादशाह को 36 लाख रुपए भेंट कर उसका आभार प्रकट किया। 16वां सवाल देखते हैं अब। मुगल चित्रकारों ने यूरोपीय शैलियों के प्रभाव में बाइबिल एवं ईसाई धर्म संबंधी किन निम्नलिखित विषयों को चुना था? जो मुगल चित्रकार थे उन्होंने कौन कौन सी जो बाइबल थे उसके संबंध में कौन कौन से चित्र बनाए थे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पिता में ईश्वर, दूसरा ऑप्शन आदम और हव्वा, तीसरा स्वर्ग से निष्कासन, चौथा पिलेट के दरबार में जीसस का मुकदमा, पांचवा क्रूसारोपण। तो कौन कौन से जो चित्र थे उन्होंने अपनाए थे?
इनका सही उत्तर लगाना है आपको। आपके ऑप्शन ये रहे 1 3 5, यानी कि 1 2 3, 1 2 4, 2 5 या 4 5। तो फ्रेंड्स, जो मुगल चित्रकार थे उन्होंने जो बाइबिल और ईसाई धर्म से संबंधित कुछ चित्र लिए थे, उनमें लिया था पहला पिता में ईश्वर, ठीक है, पिता में ईश्वर। दूसरा आदम और हवा लिया था, और लिया था चौथा प्लेट के दरबार में जीसस का मुकदमा, ये लिया था, ठीक है। 1 2 और 4 लिया था और बाकी नहीं लिए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 17वां सवाल है, 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में यूरोपवासी प्रौद्योगिकी की निम्नलिखित वस्तुओं में से किस एक को भारत नहीं लाए थे? पहला ऑप्शन है आपके सामने अश्व चालित वाहन, बीज बपित्र, लोहे लंगर या दर्पण। दोस्तों ये डाउट वाला सवाल है, ठीक है, परंतु जब हम व्याख्या पढ़ेंगे इसकी तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सही आंसर है दर्पण, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपवासी अपने साथ कांच के बने कई तरह के सामान लाए। ये सब हमारे लिए नए थे, जैसे कांच का दर्पण। हम भारतीय केवल धातुओं तांबा और कांसा के दर्पण से परिचित थे, परंतु कांच का दर्पण हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा वे कांच के बने चश्मे और लेंस भी अपने साथ लाए। यूरोपवासियों ने ये वस्तुएं भारतवासियों को बतौर भेंट की और कभी कभी वे इसे बेचा भी करते थे, परंतु इसका बाजार काफ़ी सीमित था। 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक 17वीं शताब्दी में नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बालासोर, कालपी, लाहौर या सरखेज। तो फ्रेंड्स सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सरखेज। सरखेज जो था वो नील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध एक स्थान था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी तक रंगरेजी का काम एक स्वतंत्र दस्तकारी के रूप में पूरी तरह से विकसित हो गया था। उत्तर भारत में यानी हिंदुस्तानी क्षेत्र में रंगाई के काम में आगरा सबसे प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो गया था, क्योंकि नील पैदा करने वाला सबसे अच्छा इलाका बयाना जो राजस्थान उसके एकदम पास था। पश्चिमी भारत में रंगाई के काम का प्रमुख केंद्र अहमदाबाद था। अहमदाबाद के निकटवर्ती सरखेज नामक स्थान में गुजरात में सबसे अच्छी किस्म का नील पैदा होता था। थन और तर्क है। पहला जो है, अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में वर्ष की अलग अलग अवधि लागू की, ठीक है। तर्क है, इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए। पहला ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है, कुछ मिस्टेक है इसमें, नहीं है। और दूसरा है ए सही है, आर गलत। तीसरा ए और आर दोनों गलत हैं। चौथा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहला देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में वर्ष की अलग अलग अवधि लागू की। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे जो भारतीय किसान थे वो क्या हो गए, वो कंगाल हो गए। ये इसकी सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में भूराजस्व की अलग अलग अवधि लागू की,
जैसे स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं गाजीपुर क्षेत्र, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल आदि, जबकि मालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में लागू की गई थी। इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए थे। 20वां सवाल देखते हैं, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीकरण और ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी। वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बेल्लिसली या डलहौजी। तो फ्रेंड्स 20वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में नागरिक सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी तथा उसने नौकरशाही का यूरोपीकरण करके ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई। 21वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संधि का भाग नहीं है। भारतीय संधि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि, दोस्तों सॉरी, सहायक संधि का भाग नहीं है। मैंने भाग पढ़ा, सहायक संधि का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, राज्यों को अंग्रेज जनरल के कमान में अंग्रेज बल रखना होता था। दूसरा, राज्य को अन्य राज्य के साथ युद्ध करने या शांति करने के लिए कंपनी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। तीसरा, राज्य अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय किसी यूरोपीय शक्ति के साथ संबंध नहीं रख सकेंगे। चौथा, यदि किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह दत्तक ग्रहण कर सकता है। इन चारों में से कौन सा जो था वो सहायक संधि के लिए का भाग नहीं था। तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जो था उसमें जो दत्तक पुत्र वाला भाग नहीं था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सहायक संधि का श्री गणेश लॉर्ड बेल्लिसली ने 1798 से 1805 जब आया था वह किया था, जिसके निम्न प्रावधान थे। राज्यों को अंग्रेजी जनरल के कमान में अंग्रेज बल रखना होता था। दूसरा, राज्य को अन्य राज्य के साथ युद्ध करने या शांति करने से पूर्व कंपनी से अनुमति लेनी जरूरी थी। और तीसरा जो था, राज्य अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय किसी यूरोपीय शक्ति के साथ संबंध नहीं रखेंगे। ये तीनों उसके जो भाग थे। 22वां सवाल देखते हैं। 22वां सवाल है कथन और कारण। कथन कहता है 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरू में किसानों के बार बार विद्रोह के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि यह मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था, क्योंकि अब पढ़ते हैं तर्क, केंद्रीकृत मुगल राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय भावना नहीं थी। इसकी व्याख्या ये रही, ए और आर जो है दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो दोनों ठीक हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरू में किसानों के बार बार विद्रोह के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि यह मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था और केंद्रीकृत मुगल साम्राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय भावना नहीं थी। 23वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था। मछलीपट्टनम, कारिकल, हुगली या बालासोर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है
हुगली, ठीक है, ये डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में डचों का वाणिज्यिक केंद्र मुख्यतः मछलीपट्टनम, करिकल और बालासोर में था, किंतु हुगली डचों का वाणिज्यिक केंद्र नहीं था। उल्लेखनीय है कि डचों ने 1602 ईस्वी में कई कंपनियों का विलय करके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की। हुगली मुख्यतः अंग्रेजों के नियंत्रण में था। 24वां सवाल देखते हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक वर्ग के संगठन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो ऑप्शन है वह सामासिक शाही वर्ग का एक पहलू प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की छोटी सी संख्या का धीरे धीरे प्रोन्नयन था। दूसरा, ये सदस्य सामान्यतः खत्री और कायस्थ जातियों से लिए गए थे। तीसरा, कुछ ब्राह्मण भी इस वर्ग में शामिल थे। यह उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के मुगल शासक वर्ग के संगठन के प्रसंग में सामासिक शाही वर्ग का एक पहलू प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की छोटी सी संख्या का धीरे धीरे प्रोन्नयन था। ये सदस्य सामान्यतः खत्री, कायस्थ एवं ब्राह्मण जातियों से लिए गए थे। 25वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? बसावन, मनोहर, मिस्किन या अबुल हसन? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मिस्किन, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। मुगल चित्रकला के मिस्किन चित्रकार व्यंग्य चित्रकार थे, जबकि बसावन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, क्योंकि वह चित्रकला के सभी शाखाओं, रेखांकन, रंगों का प्रयोग, छवि चित्रकारी, भूदृश्य आदि में पारंगत था। 26वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन जो है वह बाबर के जीवन व्रत में समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें प्रकृति के प्रति बाबर की रुचि को प्रदर्शित किया गया है। तीसरा, इसमें फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जहां उसने अपना समय बिताया था। और चौथा, उसने अपने व समकालीन लोगों, उनकी अच्छी और बुरी बातों पर प्रकाश डाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो गलत कथन है उनको आपको बताना है कि कौन सा ये गलत है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। इसमें फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये गलत है क्योंकि उसने दी थी, ठीक है। जब उसने आत्मकथा लिखी थी बाबर नामा, ठीक है, तुझे के बाबरी, तो उसने अपना समय जहाँ बिताया था उसकी जानकारी उसने दी है। व्याख्या देख लेते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने अपने जीवन व्रत में समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला है। इसमें प्रकृति के प्रति बाबर की रुचि को प्रदर्शित किया गया है। उसने अपने समकालीन लोगों, उनकी अच्छी और बुरी बातों पर प्रकाश डाला है, और साथ ही उसने फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में जानकारी दी है। 27वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में यह टिप्पणी की थी कि भारत में सामंतिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफगान अभिजात्य वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया? यह किसने कहा है? के ए निजामी ने, पीटर जैक्सन ने, आर पी त्रिपाठी ने या जॉन ए रिचर्ड्स ने?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आर.पी. त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में यह टिप्पणी करते हैं कि भारत में सांविधिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफगान अभिजात्य वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया। 28वां सवाल देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में हुंडी, दस्तक, सनद या ददनी। सेकंड में मुगल शाही आदेश, विनिमय पत्र, प्राथमिक उत्पादकों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन। और चौथा, कर की छूट के प्रयोजनों के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र। ऑप्शन आपके सामने नीचे हैं। कूट, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हुंडी। दोस्तों हुंडी जो था वो एक विनिमय पत्र था, ठीक है, हुंडी विनिमय पत्र। और जो दस्तक था वो कर की छूट के प्रायोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र था। और जो सनद था, ठीक है, सनद जो था वो था मुगल शाही आदेश था। और ददनी प्राथमिक उत्पादकों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 29वां सवाल। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में मालगुजार, मुफ्ती, अंजुमन और खानजाद। सेकंड में अनुबंशिक मुस्लिम अभिजात, स्थानीय मुस्लिम संस्था, मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते थे। चौथा, भूमिधारक, प्राथमिक जमींदार। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले है मालगुजार, ठीक है। मालगुजार क्या थे वो देखते हैं। मालगुजार थे भूमिधारक, प्राथमिक जमींदार। दूसरे देखते हैं मुफ्ती। मुफ्ती थे मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते थे। तीसरा है अंजुमन। अंजुमन थे स्थानीय मुस्लिम संस्था। और चौथे थे खानजाद, वो थे आनुवांशिक मुस्लिम अभिजात वर्ग। इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हमारा लास्ट सवाल है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में मसंद, सहजदारी, सरदेशमुखी और दल खालसा। सेकंड में सिख गुरु का सहायक, गैर खालसा सिख, मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द। या चौथा जो ऑप्शन है वो है सिख धार्मिक संगठन। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। मसंद। मसंद जो था वो दोस्तों पहला ऑप्शन का पहला ठीक है, सिख गुरु का सहायक था। दूसरा सहजदारी जो था वो था गैर खालसा सिख। तीसरा सरदेशमुखी। और जो चौथा था वो मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द थे। दल खालसा सिख धार्मिक संगठन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। ये थी हमारी आज की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट संख्या 120। आपको कैसी लगी इसकी आंसर की आपके सामने है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और हमारे चैनल JB स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं 5 बजे।